फ्रेंड्स, व्यूअर्स एंड ऑल द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं डीआरएस टॉपर्स लाइव के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक और वीडियो लेक्चर में के साथ आज की शुरुआत करेंगे। और ये क्वेश्चंस हैं हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर। इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस के पहले 2 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं उनको प्लीज़ गो थ्रू हो जाएं, क्योंकि ये उसी कॉन्टिन्यूएशन में हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, पार्ट 1 में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस के मैंने 11 इंस्टीट्यूट्स और ICAR और CSIR के बारे में डिस्कस किया था। बीरबल साहनी साहब के बारे में भी डिस्कस किया, कृपया वो देख लें, फिर हम इसको शुरू करते हैं। चलिए, ये सारे क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूपी पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं। और ये करीब 50 से 60 क्वेश्चंस की एक लिस्ट है, इंस्टीट्यूट्स की एक लिस्ट है। इनको अगर आप कर लेंगे तो आई एम श्योर कि आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे और बाकी सिविल सर्विस एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला इंस्टीट्यूट है, मैंने 11 इंस्टीट्यूट पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। आज का पहला इंस्टीट्यूट है गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, जो कि झूसी प्रयागराज में है। इसको शॉर्ट फॉर्म में GBPSSI भी बोलते हैं। और ये 1980 में बनाया गया था। 2 चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी हैं, रेड में हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी, बाकी चीज़ों को याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, मगर ध्यान दीजिएगा ये आपकी नॉलेज बेस को और बढ़ाएंगे। तो ये इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है और इसके अंदर एक ह्यूमन म्यूजियम है, मानव विकास संग्रहालय है, जिसको म्यूजियम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहते हैं। उसकी फ़ोटो मैंने ये लगाई है, आप उसे देख सकते हैं। और इस जो ह्यूमन म्यूजियम है, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो पुरानी कल्चरल चीज़ें हैं, जो आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री है, कल्चरल आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री है इंडिया की, उससे रिलेटेड चीज़ें, गंगा के आसपास के जो चीज़ें खुदाई में मिली हैं आर्कियोलॉजी में, उन सब चीज़ को इस म्यूज़ियम में रखा गया है। जो लोग इलाहाबाद में हैं वो मौका मिले तो इसे विजिट, इस म्यूज़ियम में इंस्टीट्यूट के अंदर जाके विजिट भी कर सकते हैं। और स्पेशली 2020 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसी इंस्टीट्यूट के अंदर एक परमानेंट कुंभ रिसर्च सेंटर बनाया है, क्योंकि कुंभ मेला जो यूपी गवर्नमेंट और हमारी कल्चरल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये हर 6 साल में कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस परमानेंट रिसर्च सेंटर बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि जैसे बात आई गोविंद बल्लभ पंत साहब की, तो इसमें मैंने जैसा बताया कि जितनी बड़ी बड़ी रिनोन हस्तियां हैं या जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या जो यूपी गवर्नमेंट या भारत के लिए राजनीतिक और फ्रीडम फाइटर मूवमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हमें जान लेना इंपॉर्टेंट है। तो गोविंद बल्लभ पंत साहब का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद ये राजनीतिक रूप से फ्रीडम मूवमेंट में भी बहुत सक्रिय रहे थे। और उसके बाद 1937 से 39 तक यूनाइटेड प्रोविंस जब होता, तो उसके पहले इलेक्शन में भी प्रीमियर की पोस्ट, चीफ मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पे काबिज थे। और उसके बाद उसके 1946 में भी दोबारा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जो इलेक्शंस हुए थे आज़ादी के पहले, उसमें भी इन्होंने चीफ मिनिस्टर का पोस्ट इनको मिला था। और आज़ादी के तुरंत बाद 1950 से लेकर 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड प्रोविंस से जब नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हुआ, तब भी ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखने वाली बात है। उसके अलावा अगर आप इनका फ्रीडम मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन देखें, तो ये इन्होंने जो हमारी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान का जो काकेरी केस में रिप्रेजेंटेशन था 1920 के दशक में, उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। और क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह में भी इनका रोल था। और 1954 में जब ये चीफ मिनिस्टर के पद से नेक्स्ट जो उनका स्टिंट था, उनकी जो नेक्स्ट पारी थी, वो होम मिनिस्टर के रूप में 1955 से 1961 तक भारत के होम मिनिस्टर रहे। उसी दौरान 1957 में इनको भारत रत्न भी मिला। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दिमाग में रखने की ज़रूरत है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी ये हैबिट डेवलप करें और ये आदत डालें कि जो भी रिनोन पर्सनालिटी, आपको केवल जो दिख रहा है वही नहीं पढ़ना, उसके अगल बगल की चीज़ें भी पढ़नी है। अगर हम गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे मेंस में, इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पंत साहब के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट की तरफ, जो है कि हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट फॉर्म में HRI भी बोलते हैं। ये प्रयागराज में 1965 में इस्टेब्लिश किया था। इसका पुराना नाम मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट था। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो खासकर गणित, मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए रिसर्च और डिग्री देने का काम करता है। और इसका जो कैंपस भी गंगा रिवर के पास प्रयागराज में ही उपस्थित है। और ये इंस्टीट्यूट स्पेशली एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि न्यूक्लियर रिलेटेड है, उसके अंदर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
के अंतर्गत, जैसे कि भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, बार्क जिसको बोलते हैं। तो हरिश्चंद्र इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और प्रयागराज में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन अभी तक शायद नहीं पूछा गया, बट प्रयागराज में है, थोड़ा सा अलग डिसिप्लिन मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इसलिए मैंने इसका मेंशन यहाँ पे कर दिया है। फिर एक और यूनिवर्सिटी जो इलाहाबाद में इंपॉर्टेंस रखती है वो है नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी, और इसका इस्टेब्लिशमेंट खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 में किया था। और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी का मेन जो पर्पस है कि वो रूरल एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर ना, बड़ी हायर एजुकेशन के लिए बाहर ना जाना पड़े, और वो वहीं पे अपने गांव के समीप रह के पढ़ाई और स्पेशली हायर एजुकेशन पा सकें, और उससे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की वो भी उनको मिल सकें। ये उसका मेन पर्पस था। अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता है, बट इलाहाबाद का, प्रयागराज का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। अगले इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यूपी में तो कई बार पूछा गया है। इसका नाम है IVRI, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं। यह है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली में है। और जो वेटरनरी, जो जानवरों की दवाइयाँ होती, जानवरों को जो इलाज होता है उनसे रिलेटेड जो रिसर्च होती है उसके बारे में ये काम करता है। ये इंस्टीट्यूट स्पेशली 1925 में बना था, तब इसका नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था, और बाद में इस इंस्टीट्यूट का नाम आज़ादी के बाद बदलकर IVRI हुआ, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये भी इंस्टीट्यूट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ICAR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की पूरी एक चेन होती है, और उसी इंस्टीट्यूट ICAR के अंतर्गत ये बरेली का इंस्टीट्यूट भी आता है। और ये वेटरनरी मेडिसिन, जानवरों की दवाइयाँ और उनके इलाज के लिए इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसके जो दूसरे कैंपसेस हैं वो अलग अलग जगह पे हैं, जैसे मुक्तेश्वर में, बेंगलोर में, पालमपुर में, भोपाल में, कोलकाता में, श्रीनगर में। अब हम बढ़ते हैं अगले इंस्टीट्यूट की तरफ, जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़। जैसा कि हम जानते हैं भारत नेबरहुड में बहुत अहम भूमिका प्ले करता है। दूसरे जो देश हैं, जो खासकर छोटी कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, तिब्बत है, इन सब की सपोर्ट में हमेशा हम भारत ने एक अहम भूमिका प्ले की है। और इसी के तहत सारनाथ में बुद्धिज़्म का पूरा बहुत बढ़िया एरिया बना हुआ है, टेम्पल्स बने हुए हैं, पूरा एरिया सारनाथ का बुद्धिस्ट चीज़ों से भरा हुआ है। और मैं सारनाथ गया भी हूँ, और ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़ भी बना हुआ है, और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और इसको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, प्रधानमंत्री ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, तेंजिन ग्यात्सो जो उस समय के दलाई लामा थे, उनके साथ मिलकर इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया था। और जो तिब्बतन युवा हैं, जो वहाँ से चीन के द्वारा जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके छोड़कर, जब वो तिब्बत को छोड़कर आते हैं भारत में, उनको शरण मिलती है, और वो एग्जाइल में हिमालयन बॉर्डर के जो स्टूडेंट्स वो यहाँ के आके अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और तिब्बतन स्टडीज़ की बहुत गहरा रिसर्च और पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। और इस जो तिब्बतन टेक्स्ट हैं, खासकर बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, इस इंस्टीट्यूट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसको ये संस्कृत में और हिंदी में ट्रांसलेट भी करता है। इसी बीच में जैसे दलाई लामा का नाम आया, तो बहुत सारे लोगों को मैं ये बता दूं, दलाई लामा एक पोस्ट का नाम है, जो तिब्बतन या बुद्धिस्ट रिलीजन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट कह सकते हैं रिलीजियस रूप से। और जैसे जब ये इंस्टीट्यूट बना था तब दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो थे। इस समय जो दलाई लामा हैं उनका नाम अक्सर आप फोटोज़ में देखते होंगे, वो रेड कलर के ड्रेसअप में, जो बुद्धिस्ट मॉन्क का ड्रेस होता है उसमें वो न्यूज़ में अक्सर दिख जाते हैं। और उनका नाम है लामो थोंदुप, और ये ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज एरिया में रहते हैं फिलहाल शरणार्थी के रूप में, और इंडियन गवर्नमेंट इनको पूरा सुरक्षा प्रदान करती है। और ये इस समय 14वें दलाई लामा हैं। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये होगी CHITS सारनाथ इंस्टीट्यूट की बात। सारनाथ भी बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग चाहें तो इसको विजिट करें, बहुत ही अच्छी जगह है वाराणसी में। अब एक और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रीम में, डिफरेंट एजुकेशन टाइप में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बहुत ही रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है। उसका नाम है भातखंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, और ये लखनऊ में है। इसको भी 1926 में आज़ादी के पहले इस्टेब्लिश किया गया था, और जब ये इस्टेब्लिश किया गया था तो इसका नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक था। और इसको जो इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कराने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जो निभाई थी वो हमारे देश के रिनोन्ड क्लासिकल सिंगर और
म्यूजिकोलॉजिस्ट विष्णु नारायण भातखंडे साहब ने रोल प्ले किया था। और उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस जो कि यूपी कहलाता था, उसके जो गवर्नर थे विलियम सिंक्लेयर मैरिस, उनके नाम पे इस कॉलेज को रखा गया था। उनको सर विलियम सिंक्लेयर मॉरिस भी कहते थे, मगर जानबूझकर मैंने सर नाम एडिट कर दिया है इस वीडियो से, क्योंकि अब हम लोग आज़ाद हैं और हमें इस तरीके की उपाधि पुराने आज़ादी के पहले वाले गवर्नर्स को देने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है। 1966 में इस इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर भातखंडे, उनके रिस्पेक्ट में, भातखंडे साहब के रिस्पेक्ट में इसका नाम बदलकर भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक रख दिया गया है। और यूजीसी ने इसको 2000 में डीम्ड यूनिवर्सिटी की उपाधि स्टेटस दे दिया था। तब से ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह जाना था। और स्पेशली जो म्यूज़िक से रिलेटेड एजुकेशन है, जो डिग्रीज़ हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। और वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, रिदम, डांस, ठप्पा, ठुमरी, ध्रुपद, इन सब चीज़ों की पढ़ाई यहाँ पे होती है। और यहाँ से बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर और रिनोन्ड म्यूजिशियंस निकलते हैं। अभी रिसेंटली बात करें तो जो अभी न्यूज़ में रहते हैं, अनूप जलोटा और कनिका कपूर जी। कनिका कपूर जी लखनऊ की रहने वाली हैं, अभी कोविड को लेकर काफ़ी न्यूज़ में थी, और वो भी इसी इंस्टीट्यूट की पढ़ी हुई हैं। अनूप जलोटा जी भी, ये देखिए हमारे महान भातखंडे जी का फ़ोटो है, जो मैंने इंटरनेट से सर्च करके यहाँ पे ऐड किया है। अब इसके बाद अगले इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं, तो फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FDDDI। और ये नोएडा में इंस्टीट्यूट है, 1986 में से बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसके कई कैंपसेस हैं, क्योंकि जो फुटवियर डिज़ाइन का काम है वो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे होता है। और इसके अलग इंस्टीट्यूट नोएडा, फुर्सतगंज, अमेठी में जो है, अंकलेश्वर गुजरात, गुना MP में, चेन्नई, पटना, हैदराबाद, कोलकाता, रोहतक हरियाणा में, छिंदवाड़ा MP में, जोधपुर राजस्थान में भी हैं इनके दूसरे कैंपसेस। तो इनका काम क्या होता है, ये फुटवियर डिज़ाइन में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, उसकी मार्केटिंग में, उसके बिजनेस रिलेटेड डेवलपमेंट में ये काम करते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी हैं, कैड कैम और लेदर गुड्स की जो एक्सेसरीज है, उनके डिज़ाइनिंग में इनका बहुत अहम योगदान रहता है। तो FDDI एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इसको नोएडा में है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। आजकल जहाँ MSME की बात होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, मेक इन इंडिया की बात होती है, तो उस संदर्भ में ये इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसकी एक और बात करें तो इस इंस्टीट्यूट को देखिए, न्यूज़ में 2017 में इस इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेटस प्रदान किया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में INI बोलते हैं। तो INI बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, जैसे IIT, NITs, IIMs, एम्स, ये सब INI में आते हैं। तो INI क्या होते हैं और इसकी क्या डिटेल है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगा। अभी आप ये जान लीजिए कि FDDI को 2017 में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रदान किया गया है। अब एक और इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, जिसका नाम है नाइपर, शॉर्ट फॉर्म में हम नाइपर कहते हैं। ये 2008 में बना था। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और ये इंस्टीट्यूट रायबरेली में है। रायबरेली में एक और भी कई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, वो बाद में हम लिस्ट में देखेंगे, जिसका नाम है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये फार्मेसी, दवाइयों की रिसर्च के लिए इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में आता है। और ये इंस्टीट्यूट भी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है। और ये इंस्टीट्यूट भी मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री प्रोवाइड करता है फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। और ये इंस्टीट्यूट भी INI है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वो जो एक्ट के तौर पर बनाए जाते हैं वो होते हैं, मैं डिटेल में अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा। और ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और इफेक्टिव दवाइयों को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है। जैसे अभी देखिए कि इंडिया की जो डिमांड है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई की, वो पूरे वर्ल्ड में जाती है और कई कंट्रीज़ ने, खासकर अमेरिका ने काफ़ी डिमांड करी। तो हम लोग इंडिया फार्मास्यूटिकल में काफ़ी आ गए। तो उन सब चीज़ों में इस इंस्टीट्यूट का अहम योगदान रहता है। अब एक और इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जो कि अमेठी में है, जायस में है। इसका नाम है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। ये भी अपने टाइप का एक डिफरेंट टाइप का इंस्टीट्यूट है, जो कि डेडिकेटेड पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो चीज़ें उनके बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करता है। और ये इंस्टीट्यूट भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। और जहाँ तक मुझे याद है, धर्मेंद्र प्रधान जी इसके इस समय नेशनल स्तर पर इसके मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के। और इसको भी बताऊं, जैसे ये इंस्टीट्यूट है, ये राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी एक्ट 2007 के तहत इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट डेजिग्नेट किया गया था। और
इस इंस्टीट्यूट की एक और ख़ास बात है, यहाँ के बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है। मेरे कुछ जानने वाले भी इस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए थे, तो मुझे बता दूं कि ये जो RGIPT है, ये जो एक हमारी इनर्जी कंपनीज़ हैं, इनर्जी PSUs हैं, ONGC, IOCL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल, BPCL, इन सब की मिल से इनसे डोनेशन फंडिंग करी जाती है और इंस्टीट्यूट को यहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं उसको उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एक और बात करें, जैसे मैंने बताया ये INI है, और INI और इंस्टीट्यूट क्या है उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए टोटल 20 इंस्टीट्यूट, जिनकी टेबल में अभी नीचे बना दी है। इस तरीके की टेबल में बढ़ाता जाऊंगा। आप सारे जो इस सीरीज़ की वीडियो आएंगे हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चंस के, इनको ध्यान में रखिए और अपने नोट्स भी बनाते जाएँ। अब इस टेबल को मैंने देखिए इस तरीके से ये टेबल बनाया है, आप लोग चाहें तो अपने नोट्स में भी इस टेबल को बना सकते हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ, जो 50-60 लिस्ट की इंस्टीट्यूट आएगी, आपको इसमें से 2 क्वेश्चन यूपीपी से इसमें जरूर मिल जाएंगे, जिनको याद करना आपके लिए बहुत छोटा सा काम है। जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो सारे इंस्टीट्यूट याद हो जाएंगे आपको और दिमाग दौड़ाएंगे। जैसे पिक्चराइज करेंगे कि IISR लखनऊ में है। ये पूरी लिस्ट जो मैंने पिछले वीडियो में बनाए थे 11 और 9 आज के, इनका पूरा ये टेबल बना के मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। आप लोग चाहें तो इस पर ध्यान दे सकते हैं पॉज करके। ये 1 से 6 और 7 से लेकर 11 ये इंस्टीट्यूट देखिए। ज़्यादातर जो मैंने रेड में किया है उसका पर्पज़ ये है, आपको इन इंस्टीट्यूट की लोकेशन याद रखनी है, और इन सारे इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने पिछले वीडियो और आज के वीडियो में डिस्कस किया है। अब 11 के बाद आगे बढ़े तो आज के जो इंस्टीट्यूट मैंने 12 से शुरू किए थे वो ये हैं, जो प्रयागराज में है, गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, हरिश्चंद्र इंस्टीट्यूट, नेहरू ग्राम भारती, और आज की वीडियो में IVRI जो बरेली में है, तिब्बतन हायर स्टडीज़ का इंस्टीट्यूट सारनाथ वाराणसी में है, भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, फुटवेयर डिज़ाइन की अभी बात करी नोएडा में है, राजीव गांधी की बात करी, इंस्टीट्यूट की बात करी वो अमेठी में है। अब बात करते हैं फटाफट, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। अब बात करते हैं जो कि अभी हमने देखा कि FDDI एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके निपमर भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। जो IITs होते हैं, एम्स होते हैं, वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सवाल ये है कि ये होते क्या है, तो इनको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ये हैं ये वो इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट बना के, संसद में एक एक्ट को पास करके, बिल को पास करके, कानून बना के इनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देती है। और ये इंस्टीट्यूशंस हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, और ग्रेजुएशंस में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और रिसर्च में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। इस तरीके के करीब 95 से 100 इंस्टीट्यूट हैं, शायद ज़्यादा भी होंगे। ये एक बेसिक लिस्ट मुझे डिटेल एग्जैक्ट नहीं मिल पाई थी, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब एक्ट की बात करो तो जैसे एम्स एक्ट 2012, IIT एक्ट 1961 के बाद कई IITs बने, वो इस एक्ट पर आधारित हैं। अभी हमने फुटवेयर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की बात करी, वो एक्ट 2017 के आधार पर बना है, NIT एक्ट 2007। तो इन सब के बेस पे जो ये इंस्टीट्यूट एक्ट के आधार पर बनते हैं उनको हम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोलते हैं। और ये एक लंबी लिस्ट है, और ये भारत के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट मैंने साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये एक इंस्टीट्यूट हैं जो पिछले करीब 2-3 साल से न्यूज़ में थे, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, जो कि 2017 के आसपास न्यूज़ में आया था। और ये भी एक रिकग्निशन स्कीम है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन IOE स्टेटस के इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के करीब 20 इंस्टीट्यूट इंडिया में इस्टेब्लिश करेगी, जिसमें 10 पब्लिक इंस्टीट्यूट होंगे यानी सरकारी इंस्टीट्यूट होंगे, 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे, और 16 को ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डिक्लेयर कर दिया गया है 2019 में। आप लोग उसकी लिस्ट देख सकते हैं, वैसे वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या है ये आपको लिए जानना इंपॉर्टेंट है। जब से जिन इंस्टीट्यूट को, जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, उनको जब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस मिल जाएगा UGC के द्वारा, जिनको 16 इंस्टीट्यूट को मिल चुका है, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिवली और एकेडमिकली की ऑटोनॉमस हैं। वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी एकेडमिक पढ़ाई का स्टाइल या चीज़ें या कोर्स डेफिनेशन, टीचर्स को हायर करना या इंडिपेंडेंट होकर ऑटोनॉमस होकर कर सकते हैं। और ये ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जैसे कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड है, किसी भी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ पैचअप करके, कोलैबोरेशन करके हमारी एजुकेशन, हायर एजुकेशन को खासकर एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। जो पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तौर पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, उनको इंडियन गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपए तक की फंडिंग कर सकती हैं। और ये न्यूज़ कंट्रोवर्सी में क्यों था, क्योंकि जब इन्हें एनालिसिस किया गया था तो उसी समय एक जियो इंस्टीट्यूट की भी बात करी थी, जो अभी तक बना नहीं है, बट उसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मान लिया गया था, और इस वजह से वो एक न्यूज़ में था। बट फिर अभी भी वो लिस्ट में है, और उसको ये स्टेटस आई एम नॉट श्योर कि ग्रांट कर दिया गया नहीं, बट आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, बट वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। और
अभी उसको ग्रेटर स्टेटस मिला है कि नहीं, मगर वो टॉप 20 जो 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनकी लिस्ट में है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन हैं इन पे मैं काफ़ी डिटेल में जाके लिस्ट और टेबल तैयार कर रहा हूँ। आप इस टेबल को अपने पास बना लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसके साथ में हमारी टीम दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, और लगातार आप लोग हमारे चैनल को ट्यून करते रहें, और हम लोग जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें वो आगे लाते रहेंगे। साथ में सीधी बात, नो बकवास और टॉपर्स के इंटरव्यू भी आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू। आज का मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। थैंक